मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। आ जाइए। और जो गेट के बगल में है थोड़ा गेट को क्लोज कर देंगे। चीज़ों को देख लेते हैं। अभी इसके पहले एंशिएंट और मिडिएबल हम लोगों ने देखा था। कुछ वैसे सज्जन भी हैं क्या जो अभी अभी क्लास में ज्वाइन किए हैं, अभी नहीं थे इसके पहले? ऐसा तो कोई नहीं है ना जो नया आया हो? सब लोग सारे पुराने ही हैं। ठीक है, चलिए। एक आप लोग की और शिकायत थी कि जो सारे टर्म्स हैं उसको हिंदी में भी लिख दीजिए, है ना? लिख दूंगा मैं, है ना? हिंदी मेरी अच्छी है भाई। ये जो प्राचीन और जो मध्यकाल का इतिहास हम लोगों ने देखा था। चलिए, मध्यकालीन इतिहास दोनों को देख लिया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको समझ लेते हैं कैसे डेवलप्ड होगा। मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। अगर इसकी यहाँ पानी गर्म नहीं होता है, नहीं। तो इसकी अलग अलग से सेक्टर्स हैं। जो मेन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट फ्रीडम का मतलब है 1857 का विद्रोह, नहीं, 1857 का जो रिवोल्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 1857 का रिवोल्ट की चर्चा करने के लिए हमें फिर 100 वर्ष बैक में जाना होगा। और क्योंकि उसके हम इमीडिएटली इवेंट की चर्चा जब करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो है एनफील्ड राइफल, लेकिन उसके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कॉज को जानने के प्रयास करते हैं। उसके सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, उसकी धार्मिक कारण क्या थे, उसके राजनीतिक कारण क्या थे। तो हमें 1757 से या इसके आसपास की जो गलियारा है वहाँ तक जाना होता है। और ये अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए कैसे, क्योंकि अगर हम मॉडर्न की बात करें तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध का जो समय है वो है 23 जून 1757, 1757। इसके बाद जो चर्चा हम लोग करेंगे वो है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थोड़ा सा कलम कॉपी यहाँ निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारी घटनाएं हैं। लगभग 47-48 टॉपिक है, समझे? सबको करना होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये है आपका 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। और अंतिम है बैटल ऑफ बक्सर, जिसको हम हिंदी में बक्सर का युद्ध कहते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध लिख लेंगे और यहाँ बक्सर का युद्ध। और ये 22 अक्टूबर
1764 1764। ये आपस में अगर देखा जाए तो एक नए से सिस्टम्स को डेवलप करता है। कौन से सिस्टम्स थे और किस तरह से डेवलप किया गया। अभी आप लोग की हमारे पहले पॉलिटी क्लास चल रहा होगा, तो पॉलिटी क्लास में आप लोग को गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल एवं वायसराय में डिफरेंस बताया गया होगा कि नहीं बताया गया है? सब पता है ना? कब गवर्नर जनरल हुआ, कब गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल कहा गया, वायसराय कब हुआ, ये सब पता है? मैं देख लेता हूँ। अब ये 3 युद्ध है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जो है पानीपत का तीसरा युद्ध। इन तीनों युद्ध के बाद भारत में किसी का अगर आगमन होता है, किसी का अगर भारत में आगमन हुआ तो वो है ब्रिटिशर्स। और आगमन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, शुरुआत होता है प्लासी का युद्ध से और भारत में यह मोहर लग जाता है या कह सकते हैं स्थापित हो जाता है कि अगला जो भी शासक होगा वह अंग्रेज होगा। और यह कब, किस युद्ध से? बक्सर का युद्ध से। पानीपत का जो प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध है वो तो मैं करा दिया था, थोड़ा बहुत याद होगा किन के बीच हुआ। कोई शेयर करे भाई, पानीपत का फर्स्ट और सेकेंड वार कब कब हुआ? सही बात है। तीसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का सर? 1976। तीसरा युद्ध पूछ रहे हैं, तीसरा युद्ध ये लिखा हुआ है, ध्यान नहीं है यहाँ पे, कैसे काम चलेगा? हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये हाल है हो जाएगा भाई, ध्यान रखिए, है ना? आ जाइए। तो इन बक्सर का युद्ध जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ से 3 व्यक्ति थे। सबसे पहला व्यक्ति शाह आलम, और यह मुगल प्रमुख थे, मुगल प्रमुख, मुगल हेड। दूसरा व्यक्ति शुजाउद्दौला, और यह व्यक्ति अवध का नवाब। और तीसरा व्यक्ति जो है मीर कासिम। और यह मुंगेर का नवाब। मुंगेर बिहार में एक जगह है भाई, मुंगेर का नवाब। शुजाउद्दौला। ये 3 व्यक्ति एक साथ थे बक्सर के युद्ध में, और एक अकेला व्यक्ति जिसको हम हेक्टर मुनरो कह लेते हैं। और ये नाम से लग रहा है कौन इंडियन होगा कि जो ब्रिटिशर्स होगा? नाम से कैसा लग रहा है? हमारे देश का नहीं लग रहा है ना? अच्छा चलिए, तो यह व्यक्ति ब्रिटिशर्स होगा। अब यहां देखना है कि हेक्टर मुनरो, और ये कौन सा युद्ध है भाई? बक्सर। अब आप लोग को यह भी जानना होगा कि ये बक्सर कहाँ है? बिहार में एक जिले का नाम है बक्सर, है ना? 1764 में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध में एक तरफ जो है 3 व्यक्ति, मुगल प्रमुख कहाँ बैठेगा भाई? ये दिल्ली में होगा। ये व्यक्ति शुजाउद्दौला कहाँ बैठेगा? लखनऊ और इलाहाबाद की जमीन पे, उत्तर प्रदेश में। और एक व्यक्ति बिहार के मुंगेर। मुंगेर नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिहार में बहुत खतरनाक जगह है, बहुत कटा फटा बनता है ना? जितना कटा चलाना होगा ना, अवैध कटा, वो सब यहीं से मिलता है। तो जाहिर सी बात है
भाई वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी है ना, वो भी 6 राउंडर जानते हैं कैसे खोला जाएगा, कैसे डाला जाएगा, क्या भरा जाएगा, किस तरह चलाया जाएगा। तो खतरनाक जगह है। चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। तो मुंगेर का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल प्रमुख, ये सब लोग मिल करके एक साथ युद्ध लड़ते हैं। अब सोचिए कि अगर इस युद्ध में जीत किसकी होनी चाहिए, इन सबको मिल करके कि एक व्यक्ति अकेला? सबको मिल करके नहीं, इनकी हार होती है और ये अकेला व्यक्ति जीतता है। जीतने के लिए संख्या बल इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग। जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट। जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो है प्रिपरेशन। और जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पेशेंस। और जीतने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो है अचीवमेंट। अब देखिए, एक व्यक्ति अकेला चला है लेकिन उसके पास बेस्ट प्लानिंग है, उसके पास बेस्ट मैनेजमेंट है, उसके पास बेस्ट टीम है, और ये 3 व्यक्ति मिलकर के लगता है कि हम संख्या बल में ज्यादा है लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं और कोई इनकी अपनी मैनेजमेंट नहीं। तो जीत किसकी होगी? जो प्रबंधित होगा, जो मैनेजमेंट होगा, है ना। अब सोचिए कि एक ही घर से 2 बच्चा चलता है और एक IAS हो जाता है और एक गांव में जो है हाई स्कूल फेल करके किसान हो जाता है। तो माता पिता की तो दोनों में गलती नहीं है ना, कि एक को बहुत ज्यादा खिला पिला दिया, ऐसा नहीं है, एक को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। एक की सोचने की शैली अलग है और एक की सोचने की शैली अलग है। तो जो सोच होगा व्यक्ति का, उसी के अनुसार वो मैनेजमेंट करेगा। जैसे मान लीजिए आज एग्जाम में आप फेल किए, तो आप 2 तरह की बात सोच सकते हैं। एक तो ये कि कल का अगर एग्जाम होगा तो मैं टॉप करूंगा, इसके लिए मुझे जान लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगा, एक ये सोच हो सकती है। और दूसरा सोच, ये हमारे बस का बात नहीं है। तो फिर ये दोनों के बीच अंतर क्या होगा कि एक व्यक्ति हो सकता है कल टॉप ना करे लेकिन लिस्ट में नाम तो उसका आ जाएगा ना, क्योंकि उसने टॉप करने को सोचा था। और एक व्यक्ति कहता है कि अब हमारे बस का चीज नहीं है, तो कल एग्जाम हॉल में वो पहुंचा ही नहीं, है ना। तो एक बात जो सबसे बड़ा है वो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब यहाँ पे यही व्यक्ति, इस हेक्टर मुनरो को कहा गया कि आपको सिर्फ जीत के आना है, आपको हार के आना ही नहीं है। आपको जो भी बाई हुक एंड बाई क्रूक, मतलब आपको जो भी करना हो, गलत करना हो गलत, सही करना हो सही, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कैसा चाहिए? विक्ट्री के रूप में चाहिए। अब अगर सोचिए कि एनीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वार, प्यार और युद्ध में सब जायज होता है, हम सिर्फ क्या देखते हैं? रिजल्ट देखते हैं। आप घर पे रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि हमारी ओर नहीं हो पाई, तो पिताजी गली आएंगे कि तो प्यार किया किस लिए था। इसलिए जिनकी मोरल वैल्यू हाई है, जिनको लगता है कि नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्यार और युद्ध न करें, क्योंकि ये 2 जगह मोरल वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, मोरल वैल्यू की अगर डेवलपमेंट होती तो अर्जुन कभी भी कर्ण को पराजित नहीं कर पाते नहीं ना। तो मोरलिटी है ही नहीं। यहाँ पे क्या है भाई, मतलब शेक्सपियर बहुत पहले कह चुके हैं कि एनीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वार, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज होता है, सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। तो यहाँ रिजल्ट क्या था कि हमें सिर्फ जीत के आना है। और यहाँ क्या है भाई कि ये लोग समझौता तो आपस में किए हैं, लेकिन ये समझौता यूनिटी के साथ नहीं है, ये मजबूरी के साथ समझौता है, क्योंकि एक बड़ा मजबूत व्यक्ति था सामने। और यही कारण है कि इसकी बेस्ट प्लानिंग होने के कारण इस व्यक्ति की जीत हो जाती है, और इसकी कमजोर अप्रोच, कमजोर प्लानिंग और मैनेजमेंट के नाम पर कुछ है ही नहीं, इस तरह से इनकी हार हो जाती है। और भारत में सत्ता स्थापित हो जाता है एक व्यक्ति का, और वो है अंग्रेज। अंग्रेज इंडिया में किस लिए आए थे? व्यापार करने। व्यापार करने जब इंडिया में आए थे, तो देखिए किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो किसी भी देश में 4 तरह के रिफॉर्म्स हैं। एक तो हमारा सोशल, यानी कि सामाजिक, दूसरा जो है पॉलिटिकल, तीसरा रिलीजियस, और चौथा इकोनॉमिकल। अब आप बताइए, किसी देश को गुलाम बनाना होगा तो किस क्षेत्र पे अधिकार करेंगे आप? एक बता दीजिए, सब क्यों कहा ऐसा? तो जब चारों कह दीजिएगा तो फिर बचेगा क्या? इकोनॉमिकल, अच्छा।
हाँ जी, पॉलिटिकल। पीछे से सर, धार्मिक। और कोई? ये हमारी आधी आबादी का समझ, महिलाएं, कुछ आप भी कह लीजिए। एक ही बोलिए, एक बोलना हो तो। सिर्फ पॉलिटिकल। अब देखिए, 8 नवंबर की रात को 500 और 1000 का नोट बंद होता है। घोषणा कौन करता है? इंडिया का सोशल हेड, पॉलिटिकल हेड, इकोनॉमिकल हेड या रिलीजियस हेड? कौन करता है घोषणा? पॉलिटिकल हेड। पॉलिटिकल हेड का मतलब है कि एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है या जो देश का प्रमुख है, वो राष्ट्रपति चुना हुआ हो या प्रधानमंत्री चुना हुआ व्यक्ति हो, ये व्यक्ति चाहेगा तो सोशल रिफॉर्म में सुधार या चेंजिंग कर देगा, यह व्यक्ति चाहेगा तो इसके अंदर इकोनॉमिकल भी आएंगे और इसके अंदर रिलीजियस भी आएंगे। तो पॉलिटिकल हेड बनने का मतलब है उस देश पर आपका एकाधिकार हो गया। और अंग्रेज यही चाहते थे कि राजनीतिक रूप से हम भारत को अपने अधीन कर लें। जब राजनीतिक रूप से अधीन करेंगे तो उसके अंदर में तो सब कुछ होगा ना, कि इकोनॉमिकल। आज हमारे यहाँ इकोनॉमिकल हेड को अगर देखिए तो आरबीआई का गवर्नर है, कितनी बुरी हाल है, बेचारा नौकरी छोड़ रहा है, सब पद त्याग रहा है। नहीं भाई, कितने लोग इकोनॉमिक, आप आरबीआई गवर्नर को देखिए, सब पद छोड़ रहे हैं। जो सोशल हेड है, सामाजिक लोग सामाजिक ही रह गए, सब हाशिए पे हैं। हम सामाजिक कार्य करता है, अच्छा सामाजिक कार्य करता है, इसका मतलब झोला ढोने वाला नहीं। जैसे आप सोचिए कि आप जब पहुंचते हैं, कोई कहता है कि सर हम तो भाजपा के, सॉरी किसी पार्टी का नाम नहीं, हम इस पार्टी के सामाजिक कार्य करता है, तो समझ जाएगा कि ये आदमी बिना काम का है, ये आदमी को दिन भर टहलाइए साथ में। तो यहाँ घूमता है, वहाँ घूमता है, वहाँ चाय, वहाँ पकौड़ा, वहाँ जलेबी, और सुबह और शाम को एक सेल्फी ले लेता है उनके साथ, और कहता है कि आराम की मुद्रा में सेल्फी लेते हुए, और उसको फेसबुक पर चढ़ा देगा कि 2 आदमी देखे। बस यही सामाजिक व्यक्ति का काम है, और काम ही नहीं है कुछ। और जो हमारे धार्मिक है, तो धार्मिक मामला इतना विवादास्पद है कि यहाँ कलम चलाना और बोलना बहुत खाली नहीं है। कुछ भी बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। नहीं, वो भारत माता की जय हो या वंदे मातरम हो या कोई भी मुद्दा हो, तो व्यक्ति जो पॉलिटिकल हेड होगा वही व्यक्ति सब कुछ देखेगा। और यही कारण था कि जब बक्सर का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया, और उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, है ना। अगर हम बात करें तो भारत में एक है मद्रास। अच्छा, मद्रास को चेन्नई मत लिखिएगा, आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा है बॉम्बे, इसको मुंबई मत लिखिएगा। और तीसरा है कलकत्ता। अब तो कोलकाता हो गया है ना, कलकत्ता। अब ये 3 प्रेसिडेंसी है भारत में, और तीनों का जो हेड होगा वह व्यक्ति गवर्नर होगा। तीनों का हेड कौन होगा भाई? गवर्नर। अब देखिए, हाँ, इसको हम बंगाल कह लेंगे, कलकत्ता इसका मुख्यालय है। अब देखिए, ये परंपरा चली आ रही थी। हम 1757, 1761 और 64 के बाद 64 में घोषणा कर दिया कि भारत पर अब कोई नियम बनाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन कराएगा भाई? अंग्रेज। क्लियर है? और यही कारण था, इसको आप लोग लिख लिया, ये तो पता भी होगा कि 1773 में एक आया, हाँ 1772-73 लिख लीजिए, थोड़ा दुखी मत हो जाइएगा, कुछ लोग दुखी हो जाएंगे कि 72 भी था। रेगुलेटिंग एक्ट है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर को थोड़ा सा हम बड़ा नाम दे दिए, और ये हो गया गवर्नर जनरल। और इसके अंदर में 2 व्यक्ति हो गए, एक मद्रास का गवर्नर और दूसरा बॉम्बे का गवर्नर। अब देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी सी कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC।
अब पहले तीनों EIC को अपना रिपोर्ट करते थे, क्लियर है ना। अब EIC का मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तीनों रिपोर्ट नहीं करेंगे। दो व्यक्ति जो मद्रास के गवर्नर हैं और जो बॉम्बे के गवर्नर हैं, वह अपना रिपोर्ट किसको करेंगे, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल कहाँ का होगा, बंगाल का। और यह पद प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, हिंदी में लिख दे क्या, वारेन हेस्टिंग्स, आप भी क्या याद करेंगे। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स। अब हम लोग क्या देख लिए भाई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो रिपोर्ट होगी वह बंगाल का गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल का गवर्नर जनरल की एक शुरुआत हो गई। और भारत का अब जो प्लानिंग होगा, भारत में जो सामाजिक ढांचा होगी, भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएंगे। पहले कौन बनाते थे, हाँ देखिए, हमारे यहाँ भारतीय शासक की अगर हम चर्चा करें, इतिहास में एक विवाद का विषय है कि इतिहास में कि भारत गुलाम कब हुआ, तो हम आप कह लेते हैं कि 1757 के बाद हम गुलाम हो गए, ऐसा ही कहते हैं ना। एक व्यक्ति हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, वह कहते हैं कि भारत लगभग 1300 वर्ष गुलाम रहा। 606 से 647 समय हर्षवर्धन का, 647 में 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। और उसके बाद भारत में केंद्रीकृत सत्ता, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। अब कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है भाई, छोटे छोटे राज्य, कहते हैं ना कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी, सुना है आप लोगों ने बचपन नहीं। तो मतलब सत्ता का बागडोर हर एक 50 किलोमीटर पे राजा बदल जाते हैं। तो केंद्रीकृत नहीं हुआ, विकेंद्रीकृत हुआ, सब लोग हाशिए पे आ गए, केंद्र में कोई मजबूत सत्ता नहीं आई। और यही कारण है कि 647 से 1947 तक का जो भारत है, उसमें भारत का कोई केंद्रीकृत सत्ता स्थापित नहीं किया। और जो किया भी वो भारतीय नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय कहेंगे क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय कहेंगे, इल्तुतमिश को भारतीय कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। अकबर को भारतीय कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन अब एक और बात यहाँ पूछा जाता है कि जब अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये भी जब भारत के नहीं थे, तो हम गुलाम भारत इसको क्यों नहीं कहते। अंग्रेजों के आगमन पे ही हम क्यों गुलाम भारत कहते हैं, या हम गुलाम हो गए कहते हैं। तो इसके पीछे 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक ये कि जो हमारे देश में मुस्लिम शासक आए, वो भारत में आए तो भारतीय होके रह गए, यहाँ की संपत्ति को लूटा और यहीं खाए और यहीं बर्बाद किए, क्लियर है ना। लेकिन जो अंग्रेज आए वो यहाँ की संपत्ति को लूटे और उसको कहाँ भेज दिए, ब्रिटेन भेज दिए। और इसका उदाहरण अगर आपको जानना हो तो समझ लीजिए 1757 का भारत और 1947 का भारत, दोनों में क्या अंतर है ये मैं आपको समझाता हूं। ये आप यहां तक तो आप लोग समझ लीजिए ना चीजों को, कि यहां तो कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, 1757 में एक पूरे विश्व का बाजार था जिसको हम वर्ल्ड मार्केट कह लेते थे। ये हम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं एम सत्याराय की पुस्तक है, भारत का आर्थिक इतिहास, है ना, उससे आपको ये मैटर में दे रहा हूं। वर्ल्ड मार्केट में 100 रुपए अगर लगा हुआ था तो इसमें इंडिया की जो वैल्यू थी कब, 1757 में, वो था 25%। और इंग्लैंड की जो वैल्यू है वो है 1%। कब, 1757 का भारत। देश कब आजाद हुआ, 47 में। 1947 में जब हमारे यहाँ जेल नेहरू साहब आए प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड मार्केट में हम अपनी हैसियत को देखें। तो जो वर्ल्ड का मार्केट है, इस मार्केट में 100 रुपए अगर लगे हुए थे 1947 में, तो उसमें इंडिया की जो हैसियत है वह 0.1% थी और इंग्लैंड का जो हैसियत है
वह 25%। तो 190 वर्षों में भारत का परिवर्तन हुआ है क्या कि नहीं हुआ है? परिवर्तन हुआ कि जो हम अपोजिट हो गए, एंटोनिम्स हो गया। नहीं, जो भारत का था 1757 में, 1927 में किसका हो गया? इंग्लैंड का। और जो इंग्लैंड का था वो भारत का हो गया। तो हमारा शोषण हुआ है कि नहीं? आपको याद होगा वो कहते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र कि पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। मतलब हमारा धन विदेश जा रहा है, इसी बात का हमें दुख है। और यही कारण है कि हम जिस भारत की चर्चा कर रहे हैं वह भारत की शुरुआत हम और भारत में लूटने की शुरुआत कहाँ से हो गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो 1773 से लेकर के और 1813 तक भारत का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट को देखते हैं। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक नया शब्द जोड़ दिया गया और वो है इंडिया का गवर्नर जनरल। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ क्या? गवर्नर जनरल। एक और बात यहाँ हमको ध्यान देना होगा कि ये जो शब्द है, लोगों ने कहा कि जब पूरे भारत को देख रहे हैं तो फिर उसका नाम हम बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों कहेंगे? और यही कारण था कि 1828 से 35 तक का सत्ता था एक व्यक्ति का जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस व्यक्ति को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। क्लियर है? और इस सत्ता को फिर एक बार हम लोग आगे देख लेते हैं। आ जाइए 1858। और फिर इंडिया का जो गवर्नर जनरल है इसके साथ एक पद जोड़ दिया गया, वायसराय। और वह व्यक्ति है लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, कहीं कहीं सी से भी आता है भाई, तो दुखी मत हो जाइएगा, है ना? और इनका समय क्या है? 1856 से 61, 62। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अब ये हमारा हो गया और यहां से चलता रहा 1947 तक। ये तो क्लियर हो गया। ये तो परंपरा समझ रहे थे ना आप कि नहीं समझ रहे हैं? इसके बाद हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पॉलिटी में पढ़ा दिया गया है क्या कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ा दिया गया। कौन कौन से? नहीं, 1773, 1784 सब करा दिए थे। सब कराए थे, तब तो मुझे नहीं कराना होगा। चलिए, तो आसान हो गया। फिर आ जाइए, चर्चा कर लेते हैं। हम जो नहीं होंगे वो रिवीजन कर लेंगे भाई वहां पे, है ना? अब यहां से हम रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू जो किए थे, क्या क्या पढ़ लेना है इतिहास के माध्यम से। ये कब हुआ? 72-73। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। ये है 1784। इसके बाद हम चार्टर एक्ट की शुरुआत कर लेते हैं। और ये बड़ा शोषणकारी चार्टर एक्ट था 1793 का, क्योंकि भारत की संचित निधि को कुछ याद आ रहा है? मतलब उसी से पैसा देने की बात किया जाने लगा। उसके पहले जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको पैसा कहाँ से देना होता था? इंग्लैंड से ही। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, संचित निधि से। यहाँ से एक और बेनिफिट हुआ कि ये तय कर दिया गया कि अगला बैठक 20 वर्ष के बाद होगा, तो इसमें इस पैनल में कोई सुधार नहीं होगा। तो इसी कारण से चार्टर एक्ट की जो विचारधारा है, यहाँ से थोड़ा सा देखिए, भारत को जैसे जैसे डेवलप्ड करते हैं हम, वैसे वैसे अंग्रेज शोषण करना शुरू करते हैं। और यही कारण है कि अब फिर
20-20 वर्ष का गैप हो जाएगा, है ना। 33 के बाद 53 और अंतिम में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको इसके पहले जो मेन तैयार करने होंगे 1909 का मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स और 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड तैयार कर लेना होगा। तो ये सब आप तैयार कर लेंगे, लिखवा दिया गया है पहले, सर लिखवा दिए हैं, है ना। चलिए तो अब हम आ जाते हैं सीधे हिस्ट्री को 3 भागों में हम बांटेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और इकोनॉमिकल हिस्ट्री। क्लियर है? जिनको समझ में नहीं आया रोक लीजिएगा भाई। इतिहास का सबसे बड़ा सा सेक्टर है ना। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईएएस का मेंस का जो बच्चे होते हैं उनको भी बताना पड़ता है, तीनों को अलग अलग। एक ही में करेंगे तो फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, धोबी कुत्ता वाला हाल हो जाएगा। अच्छा, बचपन में जब हम लोग क्लास 3-4 में थे तो मुहावरा नहीं जानते थे कि मुहावरा क्या होता है। आप लोग भी जानते होंगे, बचपन में कहाँ जानता है लोग, नहीं कि आइडम फ्रेज क्या है, कौन जानता है। तो 3-4 में हम केवीएस मुंबई पढ़ते थे। टीचर ने आया कहा कि जो है झांसी की रानी, एक दिन क्या हुआ कि टीचर कम थे तो कंबाइन क्लास कर दिया गया, 7-8 को कर दिया गया, उसी में 3-4 को कर दिया गया, 5-7-5 को कर दिया गया। तो 8 क्लास के बच्चे कह रहे थे कि हमको पढ़ा दीजिए। तो उसमें उसने कहा कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया। मैं सोचता था कि आखिर वो महिला दांत कैसे खट्टा कर देगी भाई, है ना। मुझे लगता था कि हो सकता है कि नींबू चटा दी हो उनको, लेकिन अब समझ में आता है कि दांत कैसे खट्टा किया जाता है। समझ रहे हैं बात। तो यहाँ भी बहुत अलग अलग से टर्म्स हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। अच्छा, आप लोग को अगर अलग अलग इंडिविजुअल अगर अलग अलग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिए। राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और धार्मिक और आर्थिक इतिहास में क्या अंतर है पहले समझ लेते हैं, फिर हम टॉपिक लिखते हैं, ठीक है। राजनीतिक इतिहास का मतलब है कि भारत गुलाम है, तो गुलाम देश को क्या चाहिए, आजादी, है ना। जो व्यक्ति जब मरता है उसे पूछिए कि बाबा क्या चाहिए, अंतिम इच्छा क्या है, तो बाबा कभी नहीं कहते हैं ना कि हमको तुलसी गंगा जल दे दीजिए, कहते हैं कि हमको बचा लीजिए, नहीं। और जब वो बाबा बीमार नहीं होते हैं तब वो कहते हैं कि अब तो 90 बरस उम्र हो गया, अब जाने का समय हो गया, है ना। लेकिन अगर आप कह दीजिए 90 वर्ष के बाबा को कि बाबा अब आपका जाने का समय हो गया, तो गाली देना शुरू कर देते हैं। वो बात सही है ना, क्योंकि किसी को मरना नहीं चाहता, व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि अब तो मैं क्या, अब तो बहुत उम्र हो गया, अब क्या जिएंगे हैं। लेकिन जब उनकी अब डॉक्टर कह दे कि आप चंद मिनटों के मेहमान हैं, तो डॉक्टर का कलाई पकड़ कहता है कि नहीं हमको बचा लो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, है ना। जीवन बड़ा कष्टमय है। यहाँ भी यही स्थिति है। राजनीतिक इतिहास का मतलब है कि जितनी घटनाएं देश की आजादी के लिए लड़ी गई हो, जितने आंदोलन, जितने विद्रोह है देश की आजादी के लिए लड़ी गई हो, सभी घटनाएं राजनीतिक इतिहास के केंद्र में होंगे। क्लियर है। अब हम बचे सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास में समाज हमेशा दो तबकों में बटा होता है। हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, होता नहीं है। अगर होता तो इंडिया बदल गया होता, है ना भाई। एक सोना अंतिम दिन आया है ओलंपिक में, नहीं तो 10 दिन से सूखा ही पड़ा था। 10 दिन से जो है सिर्फ हम यही गा रहे थे कि जो है बचपन का प्यार हम नहीं, पूरा इंडिया बचपन का प्यार हमें नहीं भुलाना रे, नहीं भुलाना रे, यही पूरा इंडिया गा रहा है। और एक चांदी आ गया तो समझिए कि जो है मीराबाई चानू तो हम चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, वो तो अंतिम दिन गोल्ड बेचारा नीरज चोपड़ा लेके चला आया कि थोड़ी सी धड़कनें बची हुई है कि नहीं, ठीक है। 47वां स्थान पर भी आकर के ऐसा तिस्मार खा बने हुए पूछिए मत, है ना। लेकिन जब 4 साल पैसा खर्चा करने को बोला जाता है कि गेम पे खर्चा कीजिए, तो खर्चा करने को तैयार नहीं है देश, है ना। और कहता है कि नहीं पहला वीडियो कॉल हमारा ही सुनिए भाई। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही कि सामाजिक इतिहास का भी ताना बाना ऐसा ही है। सामाजिक इतिहास हमेशा 2 विचारधारा में बटा हुआ है, ऊपर से इतिहास लेखन और नीचे से इतिहास लेखन।
ऊपर से इतिहास देखने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो एलिट क्लास का हो, जिनका जन्म बड़े घरानों में हुआ है, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन किसी मजदूर के यहाँ कहिए खाना खा लीजिए तो खाना नहीं खाएंगे। वो मजदूर के यहाँ खाना खाते हैं, लेकिन खाना वो किसी 5 स्टार होटल से पैक होकर आता है। बात सही है ना? किसी झोपड़ी के यहाँ खाना खाते हुए संगीत पात्रा जी को देख लेंगे तो ये मत सोचिए कि वहीं खाना बना है, खाना वो किसी 5 स्टार होटल से आया हुआ है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ इतिहास के 2 लेखन है सामाजिक इतिहास में। एक आदिवासी का इतिहास लेखन, सन्यासी विद्रोह, मोपला विद्रोह, तेभागा विद्रोह, तेलंगाना का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना? और एक ऊपर से इतिहास लेखन में क्या है भाई, जो है यंग बंगाल आंदोलन, ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मीय समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, है ना? स्वामी विवेकानंद का डेवलपमेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का डेवलपमेंट, विधवा पुनः विवाह जो है, उसके बाद बेमेल विवाह को रोकना, इसके बाद जो है कम अल्पायु विवाह को रोकना। तो ये 2 तरह के इतिहास हो गए। तो एक समाज का उच्च वर्ग जिसकी समस्या है उसको समाधान करना, और एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, क्योंकि देखिए भारत में 3 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति रोटी के लिए जीता है, एक व्यक्ति रोटी के लिए नहीं जीता, और एक व्यक्ति को जीने के लिए रोटी चाहिए। तो जो हमारे देश में सर्वहारा है, निम्न वर्ग है, जिनके अपने आशियाना नहीं है, जिनके अपने छत नहीं है, वह रोटी के लिए जीता है। हमारे आपके जैसे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको जीने के लिए रोटी चाहिए। और एक जो देश का बहुत बड़ा सा बाबा लोग हैं, उन्हें रोटी नहीं चाहिए, वो रोटी के लिए नहीं जीते। और यही कारण है कि आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक शब्द आया है जो इंग्लैंड की विचारधारा है कि एक व्यक्ति रोटी खाता है, एक व्यक्ति रोटी से खेलता है, और एक व्यक्ति रोटी को बेलता है। तो रोटी बेलने वाला निम्न वर्ग है जिसको खाने को नहीं मिलता, और मध्य वर्ग वो है जो रोटी खा रहा है, और जो एक उच्च वर्ग है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, वह रोटी से खेल रहा है ना? तो हमारी जो विचारधारा है वो तीनों को देखेंगे तो सामाजिक इतिहास की ताना बाना में एक शब्द आ जाएगा, जो रोटी से खेल रहा है और जो रोटी बेल रहा है, दोनों को हम यहां पढ़ेंगे। वो सामाजिक इतिहास होगा। जो रोटी से खेल रहा है वो उच्च वर्ग है, और जो रोटी सिर्फ बेल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, वह निम्न वर्ग है ना? तभी तो कहते हैं ना कि देखो धसी धसिए आंखें, बिखरे बिखरे बाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे इठलाते हैं, माँ की छाती से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। कब कैसे कहेंगे हम, है ना? एक व्यक्ति जो है, स्वान का मतलब कुत्ता है, उसको दूध भात मिल रहा है, और एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ 3 दिन से भूखी हुई है, उसका दूध भी नहीं उतर रहा है, और वह बच्चा दूध के लिए रो रहा है। तो ये भारत का सच है ना? वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, उस तरफ आलीशान मकान है जहाँ कुत्ते भी जो है दूध पीने को तैयार नहीं है, और एक महिला पसीना पसीना हुई है और पत्थर को तोड़ रही है। तो ये क्या कहेंगे? यही भारत का सच है। और इसको जानने के लिए जिस जगह पे हम जाएंगे वो है सामाजिक इतिहास, जहाँ पे आदिवासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और फिर निम्न जाति का विद्रोह को हम नीचे से इतिहास लेखन में देखेंगे, और जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उसको ऊपर से देखेंगे। क्लियर है? और अंतिम बचता है आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास में 3 तरह की बातें होगी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट, और भारत में महान मंदी, और अंग्रेजों ने भारत को क्या क्या दिया। इसमें सबसे बड़ा है रेलवे का विकास, उद्योग धंधों का विकास। लेकिन एक शब्द आता है जो यूपीएससी पूछता है कि रेलवे का विकास भारत के लिए विकास का घोतक था या विनाश का? तो यहां आपको विनाश का घोतक होगा। सोचिए कि आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, और आप कहते हैं कि मर्सिडीज बेंज आप ले लें किसी से ब्याज पे, और कहते हैं मर्सिडीज बेंज ही रखेंगे, तो काम चलेगा क्या? भारत में खाने के पैसे नहीं थे, और कहते हैं रेलवे का विकास जरूरी है। तो रेलवे का विकास किसके लिए जरूरी है? अंग्रेजों के लिए, क्योंकि जो बंदरगाह की एरिया है वहां पे कच्चे सामग्री ले जाने के लिए रेलवे का विकास जरूरी है, पहला शर्त। और दूसरा, इंग्लैंड में पूरा
रेलवे का विकास या लौह उद्योग का विकास डेवलप हो चुका था, तो वहाँ के लोग को अब काम नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से भारत में अगर लौह विकास करेंगे तो उनको काम मिल जाएगा। तो इंग्लैंड के लोग को काम से मतलब काम दिलवाना था और भारतीय कच्चे मालों को विदेश में तेजी से भेजना था, ज़्यादा मात्रा में भेजना था, जिस कारण से रेलवे का विकास या इंडस्ट्री का विकास भारत में किया गया। लेकिन इसकी नीड थी क्या? हमें नीड थी? नहीं नीड थी ना, क्योंकि हम तो रोटी के लिए मर रहे थे, सुबह खाते थे तो शाम को भूखे रह जाते थे। तो हमें फिर रेलवे की क्या विकास भाई? हमारे तो रिश्तेदारी भी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हो जाती थी, फिर हम रेलवे में बैठ के जाएंगे कहाँ? ना एग्जाम देने जाना है और ना ससुराल जाना है और ना किसी दोस्त के यहाँ जाना है, तो फिर रेलवे के विकास क्यों? तो रेलवे के विकास के पीछे कारण था इंग्लैंड की बड़ी बड़ी कंपनियों का बंद होना, जिसको भारत में चालू करना था। और दूसरा, इंग्लैंड की जो बड़ी कंपनियां थी उनके पास कच्चे मालों की कमी था, तो उस कच्चे मालों को भारत के जो बंदरगाह एरिया से दूर के जगह है वहां से बंदरगाह तक पहुंचाकर इंग्लैंड भेजना था। इस कारण से रेलवे और इंडस्ट्री का भारत में विकास हुआ। अब सो रहे हैं, पानी पी लीजिए। दोपहर सोने का समय है, लेकिन क्या करिएगा, है ना, ये सबका सोने का समय होता है, लेकिन मत सोइए। अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। 36 पार हो चुका है। नहीं, जिनका उम्र 20 के ऊपर हो गया वो सजग नहीं होंगे तो हालत खराब हो जाएगा। नहीं तो फिर वही शादी के बाद पति का माने जाएगा, अब घर में बैठकर भाभी जी घर पर है, जीजा जी छत पर हैं, ये रिश्ते क्या कहलाता, ससुराल सिमर का देखते रहिए। नहीं, तो वह दौर तो अब रहा नहीं, अब दौर समाप्त हो गया, अब आधुनिकता का दौर आ गया है। आ जाइए, चर्चा हम लोग करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। शुरू करें? तीनों में अंतर समझ में आ गया? हाँ सर, चलिए कोई नहीं, आ जाइए। पॉलिटिकल हिस्ट्री चर्चा करते हैं तेजी से। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। हिंदी में भी लिख देते हैं, हाँ, दुखी नहीं होना है आप लोगों को, मैं लिख दे रहा हूँ। आ जाइए, 1857 का विद्रोह। हाँ जी बताइए, 1857 का विद्रोह कब हुआ? पता है? नहीं? अच्छा, इतिहास पहली बार पढ़ रही हैं। अच्छा कोई नहीं, 1857 का विद्रोह 1857 में ही हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन एसोसिएशन की। भारतीय महासभा, और ये हुआ 1876, 1876 ईस्वी। एडी उडी आप लिख लीजिएगा, अब एडी में ही सब चल रहा है, बार बार एडी लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग समझ लीजिएगा ना, बीसी एडी में अंतर समझ ही रहे हैं, बीसी नहीं चल रहा है। भारतीय महासभा के बाद अब यहाँ पे हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और ये जो हुआ वो है 28 दिसंबर 1885, 1885, 1885। 1857 के विद्रोह के बाद, अच्छा कभी कभी आप लोग को जब समय कम हो और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना हो तो 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पढ़ लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। वो कौन कौन से हैं? 1857 का विद्रोह, 1885 का आईएनसी की स्थापना, 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये 5 को पढ़ेंगे ना तो मुझे लगता है कि 60-65% मैटर यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि ये सब के पीछे कॉज भी देखेंगे तो कॉज जब देखेंगे तो बड़ा लंबा सा कॉज हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1920 में असहयोग होता है तो उसके पीछे कारण चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग है। तो इतना को जानेंगे और समापन के साथ आप चौरी चौरा कांड को जान जाएंगे। तो 7 आंदोलन जान गए एक के चक्कर में। सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ उसको जानने के लिए 1927-28 का साइमन कमीशन, 28 का नेहरू रिपोर्ट, 29 का पूर्ण स्वराज और फिर 30 का 14 सूत्री मांग है ना, फिर जाकर के नमक सत्याग्रह, इन सबको जब आप जानेंगे व्यक्ति तो फिर जाकर के आप 1930 का वो चीज़ को देखेंगे। उसके बाद वहाँ पे देखेंगे 1931 में गांधी रिविन समझौता, कम्युनल अवार्ड और 1932 का पूना पैक्ट। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जानने के लिए क्रिप्स मिशन को जानेंगे, अगस्त प्रस्ताव को जानेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वार को जानेंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वार को जानने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार को जानेंगे तो 1942 हो जाएगा, है ना। तो ये 5 आंदोलन को पढ़ लेंगे तो 60-65% मैटर आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ये 5 को पढ़ने के लिए 20 को पढ़ना पड़ेगा, है ना। सब एक दूसरे से लिंक है, बहुत आसान है हिस्ट्री, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आज आपने हमको देखा तो सिर्फ देख लिए, कल आपने देखकर हंस दिया, है ना, तो फिर हमें बुरा लगा, हम कुछ नहीं बोले। अगला दिन फिर देख के हंस दिए तो फिर बुरा लगा, तीसरा दिन हम गाली दे देंगे, चौथा दिन फिर आप जो है 2 लोगों को लेके आइएगा और फिर आप कुछ गाली देंगे, 5वां दिन हम 2 लोग आएंगे फिर हम गाली देंगे, 6ठा दिन दोनों के बीच युद्ध होगा, 7वां दिन ये मामला घर पहुंचेगा, 8वां दिन घर घर में झगड़ा हो जाएगा, फिर ये मामला मोहल्ले का हो जाएगा, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले झगड़ा, है ना। और फिर उसके बाद पेपर में आएगा, फिर वहाँ के विधायक आके शांत कराएंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखने से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप किसी को देखना हो तो देख के मत हंसिए, हंस के देखिए, ठीक है ना। हंस के देखेंगे तो कोई मामला नहीं होगा, लेकिन देख के हंसेंगे तो मामला बन जाएगा। देख के हंसने का मतलब है कमेंट करना, मजाक उड़ाना, और हंस के देखना मतलब पसंद करना। तो किसी को पसंद करेंगे तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाएंगे तो बुरी बात है ना। तो यही कारण है विरोध का भी, यहाँ भी यही घटनाएं हो रही है, कोई घटना बाहर से नहीं हो रहा है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। देख लीजिएगा आप, आ जाइए। तो हम आईएनसी की स्थापना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए ये सबसे बड़ा है। इसको हम राष्ट्रवाद का उदय भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का शैशवावस्था, या भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, या भारत में एक नए नरमपंथी समाज का स्थापना, है ना। क्योंकि 1885 में आईएनसी की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था देश की आज़ादी, और उसमें नरमपंथी में कुछ लोग थे, जैसे आप बात कर ले महादेव गोविंद नानाडे, है ना। इसके बाद अगर बात कर ले तो जो है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले बाद में आते हैं उसी सिलसिले में, है ना। तो जो है आनंद मोहन बोस, तो ये सब लोग जो आते हैं ये नरमपंथी लोग हैं। नरमपंथी का मतलब है कि इन्हें आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी कैसा चाहिए भाई? तो आज़ादी चाहिए हिंसा नहीं, अहिंसा, नॉन वायलेंस के साथ। लेकिन ये जब ये 1885 में ऐसा डिमांड था, क्योंकि लॉर्ड डफरिन शुरुआत दौर में आईएनसी की स्थापना के लिए तैयार ही नहीं था।
वो तो सेफ्टी वॉल्व की जो नीति है, जिसको हम जो है विलियम वेडरबर्न के साथ जो देख लेंगे, एओ ह्यूम के साथ देख लेंगे, वह बड़ा सा एक पॉलिसी था जिसको हमने आईएनसी की स्थापना किया। और हम शुरू में नरमपंथी लोग थे जो कहते थे कि हम आज़ादी की मांग करेंगे और बार बार मांग करेंगे और हमें आज़ादी मिलेगा। लेकिन 20 वर्ष बाद 1905 के दौर में हमारे यहाँ गर्मपंथी लोग आते हैं जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि हमें आज़ादी चाहिए, वह बाई हुक एंड बाई क्रूक, मतलब जैसे मिले हमको आज़ादी चाहिए, हमको अंतिम सत्य आज़ादी चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ पे कहते हैं कि हमें हिंसा से मिले या अहिंसा से मिले, आज़ादी हमें चाहिए। और 20 वर्ष का व्यक्ति जवान भी हो चुका है, क्योंकि 1885 से 1905 20 वर्ष। और लाल बाल पाल के साथ एक आईसीएस क्वालिफाई व्यक्ति भी आ जाता है जिसका नाम अरविंद घोष है ना। वो प्लानिंग करते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी मनमुटाव होने के कारण 1907 में विभाजन हो जाता है। विभाजन बाद में 1916 में अंतिम होता है। लेकिन हम जिस आईएनसी की स्थापना की बात करते हैं, वह स्थापना, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा सच है वह देश की आज़ादी है। और इसमें यह भी कहा गया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इस पार्टी को भंग कर दिया जाएगा। इस बात को गांधी ने कहा भी था 47 में कि अब इस पार्टी को भंग कर दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि ये पार्टी भंग हो जाएगी तो देश की अशिक्षित जनता इससे प्रेम करती है। किससे? कांग्रेस पार्टी से। अगर ये जान जाएगी कि ये पार्टी नहीं है तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा और हमारी सत्ता नहीं होगी। और यही कारण था कि इस पार्टी को भंग नहीं करने दिया गया। लेकिन इस आईएनसी की स्थापना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था देश की आज़ादी, उनकी डेवलपमेंट। दूसरा बड़ा सा शर्त अगर हम देखें यहाँ पे, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, तो ये हो सकता है कि आईएनसी की स्थापना नहीं होती तो शायद देश 2010 में आज़ाद होता। ये भी कहना जल्दबाजी होगी, है ना। तो क्योंकि आईएनसी ही एक ऐसा बड़ा सा पॉलिसी है, एक ऐसी यूनिटी है जिसमें लोग धीरे धीरे जुड़ते रहे और हम आज़ाद हुए। इस बात को लॉर्ड कर्जन 1905 में कहता भी है कि भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल है आईएनसी की स्थापना, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी कमी है वो लॉर्ड डफरिन की नीति। और लॉर्ड डफरिन की भी नीति में क्या कमी रह गई है कि हमारे देश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एओ ह्यूम, है ना। वह शिमला के संत भी कहे जाते थे। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और इन्होंने किस तरह स्थापना किया, चर्चा इसकी हम लोग आगे करेंगे। आ जाइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सब कुछ आज ही बता देंगे तो काम कैसे चलेगा भाई। आ जाइए 1905 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का विभाजन। अब बंगाल कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। 1905 में ही डिमांड ऑफ स्वदेशी यानी कि स्वदेशी की मांग, (1906) 1906 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना। (1907) 1907 सूरत स्प्लिट। यानी सूरत का विभाजन।
देखिए, बंगाल का विभाजन का जो रूपरेखा तैयार किया वह लॉर्ड कर्जन था, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। और दूसरी बात, भारत को जो है बंगाल को दो भागों में बांटने के पीछे कारण था, जो कर्जन ने बताया वो था कि एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हो गया है, प्रशासनिक सुधार यहाँ जरूरी है, और इसके पीछे यह बहुत बड़ा सा स्टेट है, जिस कारण से छोटे स्टेट का मतलब है यहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्था होगी वो ढंग का होगा। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण था भारत की आबादी को दो भागों में बांटना। और दो भागों में कैसे बांटने की बात कर गए, क्योंकि देखिए भारत को तोड़ना, यहाँ पे 1905 का जो मेन रूल था वो था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बांटो और राज करो या फूट डालो और राज करो, है ना। अंग्रेजों को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि भारत का जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वहां के लोग कम पढ़े लिखे हैं, व्यवसाय में ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और जो व्यक्ति व्यवसाय में जुड़ा हुआ हो, जो शिक्षित नहीं हो, वह व्यक्ति ज़्यादा भावुक होता है। जैसे अगर आप देखिएगा, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं वो ज़्यादा गांव में होते हैं, शहर में कम होते हैं। शहर में लोग भिक्षा नहीं देता, लेकिन गांव में लोग जो है चावल से लेकर के गेहूं तक, खाना तक खिला देते हैं महिलाएं, है ना। एक बार वो रो देगा कि जो है 3 दिन से भूखा हुआ था, आइए दाल, और कह के खिला पिला देंगे आप, नहीं। तो गांव के लोग भावुक होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनके पास यथार्थ ज़्यादा होता है, और जब यथार्थ ज़्यादा होगा तो कल्पना कम होगा, और जब कल्पना कम होगा तो सत्यवादी हो जाएगा व्यक्ति, है ना। तो फिर भावना नहीं होता। तो इसीलिए देखिएगा, आप जो है रोड पे देखिए किसी रोते हुए व्यक्ति को, जो पैदल जा रहा है वो हो सकता है पूछ ले कि भाई क्यों रो रहे हो, लेकिन किसी बंद एसी में बैठा हुआ व्यक्ति जा रहा हो गाड़ी से, वो गाड़ी रोककर नहीं पूछेगा क्यों रो रहे हो, है ना। यहाँ भी यही स्थिति थी कि 1905 में बंगाल का विभाजन के पीछे उनका कारण था कि भारत को दो भागों में बांटा जाए, मुस्लिम डोमिनेंट एरिया और हिंदू डोमिनेंट एरिया, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र और हिंदू बहुल क्षेत्र। और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लोगों को सपना दिखाया जाएगा कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, आपको हम नए तरह से सुधार की व्यवस्था को डेवलप करेंगे, हम आपके बच्चों को शिक्षित कर देंगे, है ना, हम आपको जो है इंग्लैंड ले जाकर के बड़ा सा व्यवसाय करा देंगे, और साथ ही साथ आपको भारत में अलग से चुनाव लड़ने के लिए मौका दे दिया जाएगा। तो हिंदू डोमिनेंट के लोग तो हो सकता है जो शिक्षित है नहीं मानेंगे, लेकिन मुस्लिम डोमिनेंट के लोग मान जाएंगे। और यही कारण था कि बंगाल को दो भागों में बांटा गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब है हिंदू डोमिनेंट एरिया, और ईस्ट बंगाल का मतलब है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया। और यही कारण था कि जो बांग्लादेश का, जो आज बांग्लादेश है, जो ईस्ट बंगाल के रूप में ईस्ट डोमिनेंट एरिया था, वहाँ पे 3 बड़े से नेता थे, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क। नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब ये 3 व्यक्ति को शिक्षित करने का मतलब अपने गिरफ्त में लेने का मतलब है कि पूरे बांग्लादेश आपका हो जाएगा। हिंदू में ऐसा नहीं है। हिंदू में क्या है कि राजा को भी हम गाली देते हैं, नहीं भाई। जैसे आप सोचिए कि चाइना में किसी भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गाली नहीं दिया जाता है, और हमारे यहाँ चाय की दुकान पर दिखेगा हर व्यक्ति प्रधानमंत्री गाली दे रहा है। भाई चाइना का व्यक्ति यहाँ है तो वो आश्चर्य करता है कि ये इसको इन्हीं लोगों ने चुना है भाई, और फिर क्यों गाली दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रचलन है, हम सबको गाली देते आए हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज तक सबको हम गाली देते रहे, क्योंकि हमारा जब मन दुखी होगा तो हम गाली देकर ही मन शांत करते हैं, नहीं। लेकिन ये मुस्लिम डोमिनेंट में नहीं था, उनमें यूनिटी बहुत मजबूती से थी। और यही कारण था कि जो हमारे आगा खां साहब हैं, इनकी बात पूरा काटने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जो बांग्लादेश में रहता हो। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारत को 2 भागों में बांटा, और उसके 1 साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे कारण क्या है, बांटो और राज करो। क्योंकि 1885 में हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस लिए? देश की आजादी के लिए। तो देश की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, तो फिर दूसरे पार्टी की जरूरत है क्या हमें? ये
सेफ्टी बल्ब की उस नीति की आप चर्चा कर रहे हैं जो हमने बताया था और जो हमारे मन में है वो नहीं। देखिए, जब आप बिपिन चंद्रा की एक पुस्तक है 1857 से 1947 का भारत, उसमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना का सच, और चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना का मिथक। तो मिथक को जो बताया जाएगा ना, जो सच है वो अलग है और मिथक है जो अलग है। तो समझ रहे हैं बात? मतलब जो आपसे बताया गया वो सच नहीं है। हाथी के 2 दांत है ना, दिखने वाले अलग हैं और खाने वाले अलग हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी जो प्लानिंग थी, वह प्लानिंग जो दिख रहा है वो अलग है, क्योंकि प्लानिंग तो सब लोग देख रहे हैं ना। अंग्रेजों को कह देंगे कि हम देश की आजादी के लिए पार्टी गठित कर रहे हैं और गुलाम देश में आप हैं, तो पार्टी स्थापना करने दिया जाएगा क्या? तो कैसे कह देंगे हम कि भाई हम आजादी के लिए पार्टी गठित कर रहे हैं? भाई एक इंडिया में बहुत बड़ा व्यक्ति गवर्नर जनरल डॉफरिन बैठा हुआ है, 84 से 88 जिसका समय है, वो सब पार्टी को तोड़ फोड़ के बाहर कर देगा। वो तो हमें बीच में मोहरा बनाया गया। किसको? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को हम बाद में मूर्ख भी कहते थे, क्योंकि हमने उनको वही बताया जो सच नहीं था, और अंग्रेज वही समझे जो सच नहीं था। अगर वो सच समझ गए होते, सोचिए इस घर को आप पूरा अपने अधीन कर लिए और इस घर में हम एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, आप पार्टी बनाने देंगे? क्योंकि भाई एकता होगा, एकता में बल है, तो फिर तो आप गुलाम हो जाएंगे, आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हम सच बताएंगे तो आप करने देंगे? नहीं करने देंगे ना। तो कांग्रेस पार्टी के 2 प्रोपगंडा है। जब मैं आईएनसी पढ़ाऊंगा तो दोनों पे चर्चा मैं करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का सच क्या था और कांग्रेस पार्टी में बताया क्या गया था। तो बताया वही गया था जो ब्रिटेन के लोगों को भी अच्छा लगे। क्या बताया गया था? कि 1 साल में हम जो प्लान करेंगे वो हम आपको बता देंगे। इससे आपको फायदा क्या होगा? आपकी जो स्पाई सिस्टम है, जो गुप्तचर बैठे हुए हैं, उनकी अब जरूरत नहीं है। तो आपको एक विभाग बंद कर दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। दूसरा, हम देश में जो जो नीतियां लाएंगे हम आपसे राय लेंगे और तब हम ऐसा करेंगे। तो भारतीय इतना मूर्ख है कि हम राय लेने के लिए पार्टी बनाएंगे और हम आपको अपनी प्लानिंग बताने के लिए पार्टी बनाएंगे? नहीं बताएंगे ना। तो हम जो बताए वो सच नहीं था, क्योंकि वो सच होता तो हम आज आजाद नहीं होते। समझ रहे हैं बात? तो कांग्रेस की स्थापना का सच अलग है और मिथक अलग है। सच ये है कि हमें देश को आजाद कराना था, और मिथक ये है कि अंग्रेजों को हमें मदद करना था। क्योंकि हमारे पास 2 तरह की बातें होनी चाहिए, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति। राजभक्ति का मतलब है कि हम महारानी विक्टोरिया का भी समर्थन करेंगे, और राष्ट्रभक्ति का मतलब है हम अपनी अहम और स्वाभिमान को भी नहीं मरने देंगे। क्लियर है ना? इस बात को देखिएगा, वो हिंदी में भी कहते हैं भारतेंदु कि पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो सदा विक्टोरिया रानी। पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो सदा विक्टोरिया रानी। और फिर कहते हैं कि पैधन विदेश चली जाती यही अति फाड़ी। तो एक राजभक्ति का शब्द है और दूसरा राष्ट्रभक्ति का शब्द है। आगे चले, आ जाइए। जहां पे आपको कोई भी डाउट हो आप पूछिए, एकदम बिल्कुल, है ना। हालांकि क्लास एनसीईआरटी का है, लेकिन आप एनसीईआरटी में बंधे हुए नहीं हैं। आपको आईएएस का मेंस फेंस किसी तरह के क्वेश्चन लाना हो आप लेके आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चर्चा होगी यहाँ पे। आ जाइए, हम लोग स्वतः विभाजन की बात कर लिए, यहाँ तक आगे चलते हैं। 1909 का मॉडल मिंट रिफॉर्म हो ही गया है। अब हम लोग आगे इसके देखते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी परिवर्तन। उन्नीस 1911 के दिसंबर में हुआ और 12 में ऑफिशियली कह देंगे कि चला गया। राजधानी कहाँ से भाई? कलकत्ता से दिल्ली। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कहां पे है भाई? नॉर्थ अमेरिका।
और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और तारकनाथ दास मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना किए थे, है ना। गदर पार्टी से आपके यहाँ बहुत क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ की प्रथम मैगजीन कौन थी, तो गदर। गदर की पहली मैगजीन किस भाषा में छपी? पंजाबी कुछ और नाम है, गुरुमुखी, है ना। और फिर बाद में उर्दू में भी छपा गया, है ना। उर्दू में क्यों छपा गया, ये भी क्वेश्चन था यूपीएससी प्री का। तो इसके पीछे कारण है कि यह जो गदर पार्टी में जो बड़े से जो इसके संस्थापक थे वो तो पंजाब से थे, लेकिन जो सैन फ्रांसिस्को में वर्कर थे वह मुस्लिम समाज से थे जो बंगाल से गए थे, तो उन्हें उर्दू समझ में आती थी, तो इसलिए इसको उर्दू में भी छापा गया। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, चर्चा उस पर भी थोड़ा सा कर लेंगे। घबराएंगे नहीं ना आप लोग कि कहेंगे अरे भाई विश्व इतिहास ये टीचर काहे पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है ना। मतलब हमको रोक लीजिएगा भाई, मैं बहक जाता हूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इतिहास करीब 13 साल से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो जवान पे है तो मतलब जहाँ लगेगा कि अब ज़्यादा पढ़ा रहे तो बोल दीजिएगा सर अब छोड़ दीजिए, यहीं रोक लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि नहीं चर्चा करेंगे ना तो फिर हम जब सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाना मजबूरी होगा अगस्त ऑफर के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार समझ में नहीं आया तो सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे आ गया, है ना। तो जब अब फर्डिनेंड को नहीं जानते हैं, सेराजेवो की हत्याकांड को नहीं जानते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे, वर्साई की संधि को नहीं जानेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो 14 से 18 और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों में से किसी में भारत का कोई हिस्सेदारी नहीं था, लेकिन भारत दोनों समय गुलाम था इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के लोगों ने हमारे सैनिक को भेजा, तो हमारी इसमें इंपॉर्टेंस रोल हो गया, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से 18 के बीच में हम कर लेंगे। अब हम चर्चा कर लेंगे 1916। 1916 में दो चीजों की चर्चा कर लेंगे, एक तो होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं गृह शासन आंदोलन, गृह शासन आंदोलन। और दूसरा है यहीं पे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट जिसको हम हिंदी में लखनऊ समझौता कहते हैं। ये दोनों घटना 16 में ही हुआ। 27 अप्रैल और सितंबर का फर्स्ट वीक, ये दो दौर है गृह शासन आंदोलन का। अप्रैल में इसके तिलक इससे जुड़े थे, है ना, और उन्होंने दो मैगजीन के साथ जुड़ा था, पंजाब और केसरी, सॉरी मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। और फिर बाद में जाकर के एनी बेसेंट जुड़ी सितंबर में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के साथ। आ जाइए उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 16 में दो घटना, गृह शासन आंदोलन की शुरुआत और लखनऊ समझौता का मतलब है जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आईएनसी की बैठक हुई थी, उस बैठक की चर्चा, है ना, जहाँ पे समझौता दो तरह का होगा। कैसे कैसे भाई? एक तो समझौता ये कि जो नरम दल और गरम दल 1907 से अलग अलग हो गए थे वो साथ साथ आ जाएंगे, और दूसरा 1906 में जिस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो भी 16 में साथ आएंगे। और साथ आने के पीछे कारण क्या है? तो 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तुर्की को इंग्लैंड परेशान करने लगा। जब इंग्लैंड तुर्की को परेशान करने लगा तो तुर्की के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो विश्व के मुस्लिमों से मदद मांगे। भारत में उसमें मुस्लिमों की संख्या मात्र 5 से 6% थी, तो उन्हें लगा कि हम 6% लोग क्या मदद करेंगे, तो क्यों ना हम आईएनसी के साथ मिल जाए, पूरे भारत से मदद मांगा जाए। तो आईएनसी के साथ जुड़ गए और फिर मदद मांगा गया। तुर्की को ऐसा क्या समस्या हो गई भाई, और तुर्की क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तुर्की के जो खलीफा है वह उपाधि पूरे विश्व के मुस्लिमों को तुर्की से ही मिलता था, और इस कारण था कि तुर्की को जो है हम लोग हेल्प करने की बात सोचे। और यही कारण था कि लखनऊ में जो आईएनसी की बैठक दिसंबर में हुई थी उसमें दो समझौते हुए, एक मुस्लिम लीग और आईएनसी साथ साथ आए, और दूसरा गरम दल और नरम दल साथ साथ आए। क्लियर है? अब देखिए गांधी जी 1915 में इंडिया जाते हैं। गांधी को तो आप जानते होंगे,
1869 में पैदा हुए, 1881 में शादी हुई, 86 में बेचारे चले गए गांधी जी। अच्छा, दूर तक नहीं जाना है। गांधी चले गए इंग्लैंड, वहाँ से पढ़ के चले गए। गांधी जी थोड़ा कमजोर विद्यार्थी हुआ करते थे, है ना। जनता डिवीजन तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जनता डिवीजन से पास किए और फिर राजकोट में उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, उनको वहाँ मौका नहीं मिला। तो 1893 में साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस देखने वो साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ 2 साल के लिए गए, लेकिन गांधी 1915 तक वहीं रहे। गोरे कालों की समस्या से लेकर के बहुत सारी समस्या को उठाए, भारतीय समस्या को हल किया। 1915 में इंडिया आए तो गांधी ने कहा कि भारतीय को कि अंग्रेज अच्छे हैं, उनका हेल्प कीजिए। और यही कारण था कि गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, है ना। अंग्रेजों को मतलब प्रोत्साहन करने के लिए, अंग्रेजों के प्रति जो है भारतीयों को अच्छा रवैया करने के लिए। और गांधी 16 में लखनऊ समझौता में ही, जो लखनऊ में समझौता हुआ वहीं पे उस आईएनसी की मीटिंग में गांधी भी गए थे, जहां उनको राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई, जो बिहार के चंपारण अधिवेशन के आंदोलन के प्रमुख किसान नेता थे। और यहां से गांधी की शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन आता है, गांधी नेता थे नहीं, लोगों ने नेता बना दिया, ठीक है। इसके पीछे कारण है 1917 का चंपारण। चंपारण बिहार में एक जगह है भाई, अब तो 2 भागों में बट गया है, ईस्ट और वेस्ट, बेतिया और मोतिहारी। चंपारण सत्याग्रह हुआ और 1917 में एक घटना हुई जिसके नेतृत्व गांधी ने। अगर हम गांधी की डेवलपमेंट की बात करें तो गांधी के साथ हम जुड़ेंगे यहाँ से। चंपारण के बाद 1918 में खेरा और अहमदाबाद, खेरा मूवमेंट की चर्चा हम लोग कर लेंगे। और फिर अहमदाबाद, ये दोनों गुजरात में है। अहमदाबाद कंपनी मूवमेंट, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये दोनों घटना 1918 में। और ये बहुत बड़ी सोच है, कह सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि गांधी को 16 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया, खेरा में भी गांधी को बुलाया गया, और अहमदाबाद मिल आंदोलन में भी मजदूर यूनियन के लोगों ने गांधी को बुलाया। और यही कारण है कि एक क्वेश्चन आता है कि गांधी नेता थे नहीं, लोगों ने नेता बना दिया। आप लोग थक तो नहीं गए हैं ना? ठीक चल रहा है ना? अगली क्लास कितने, 3:15 से होगा? 3 बजे से होगा? 3:15 से ना? अभी चलते रहें, समझ में आ रहा है ना कैसे काम चलेगा भाई? 4 घंटे 5 घंटे तो हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, तो खत्म नहीं होगा। आइए, यहाँ तक क्लियर है, आगे देख लीजिए। तो हम लोग इन सब की चर्चा करेंगे, चंपारण, खेरा, अहमदाबाद। इसके बाद आ जाइए, जालियांवाला बाग की चर्चा कर लेंगे हम लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके आगे जालियांवाला बाग के बाद हम लोग तुरंत चर्चा कर लेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यहां से आंदोलन की एक नई शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ खिलाफत भी हम लोग पढ़ लेंगे। असहयोग के साथ खिलाफत, उसको अलग से नहीं देखेंगे, इसी में देख लेंगे। असहयोग आंदोलन को भी, खिलाफत को भी 1920 के दशक में 1920। और इसके बाद चर्चा कर लेंगे हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट की।
देखिए 1919-20 कर लेंगे, खिलाफत इसके साथ जोड़ेंगे हम, क्योंकि खिलाफत तो 17 में भी दिखने लगता है लेकिन 20 में मेन पटल पे आता है। तो जब भारत के पटल पे आएगा तब हम लोग चर्चा करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट। – 1922 में, और ये घटना हुआ 5 फरवरी को। यहाँ तक को समझ लेते हैं हम लोग, है ना। फिर आगे चलेंगे। दस अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अमृतसर के ये स्थानीय नेता कह सकते हैं, लोकल लीडर, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रॉलेट एक्ट की जो रूल है, न कानून न वकील न दलील, उन्हें किस कारण से गिरफ्तार किया गया ये बताने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपने मनपसंद वकील को भी से बात कराने को तैयार नहीं थे, और ना कोई एक्सक्यूज दलील सुनने को तैयार थे। और यही कारण था कि वहाँ के जो अमृतसर का जो जालियांवाला बाग है, वहाँ एक मेला लगता था, और वो बैसाख पूर्णिमा का मेला है जो 13 अप्रैल को हुआ। 11 अप्रैल के पेपर में ये भी कहा गया कि अमृतसर में मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया है, लेकिन इस बात की खबर सबको नहीं मिली थी। 13 अप्रैल को लगभग 1500 के आसपास लोग थे जिन्हें जो है वही मेले में वो गए थे। स्थानीय लोग थे, ग्रामीण समाज के लोग थे बहुत ज़्यादा उसमें। वो लोग को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैठा करके एक शांति सभा किया जा रहा था। इस बात की सूचना दी गई और जनरल डायर ने आकर के अंधाधुंध गोलियां चला दिया। ऐसे तो अगर देखा जाए तो सरकारी आंकड़ा के अनुसार 379 लोग मारे गए और लगभग 1000 के आसपास इंजर्ड हुए, घायल हुए लोग। लेकिन अगर इस आंकड़ा की अगर हम चर्चा करें तो ये उल्टा हो सकता है। मतलब अगर रियल देखा जाए तो 1000 के आसपास लोग मारे गए और 379 या 400 के आसपास लोग घायल हुए। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वही माना जाएगा, तो 379 लोग ही मारे गए। और यह मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी की बात किया गया, मानवता की हत्या की बात की गई। और यही कारण था कि इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की गठन किया गया। हंटर कमीशन की गठन भी हुआ और जांच हुई। जांच का रिपोर्ट जो है वो भारतीयों के लिए बहुत सकारात्मक नहीं रहा और जनरल डायर के पक्ष में आया। फिर हम लोगों ने एक और मालवीय कमेटी गठित किया, उसकी भी रिपोर्ट को देखी गई। और गांधी जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जालियांवाला बाग ने मुझे, मतलब जो भी मुझे प्रेम था अंग्रेजों के बीच, वो सब कुछ खत्म कर दिया। क्योंकि जो शुरुआत दौर में गांधी 15 में आए थे तो उन्हें लगा शुरुआती दौर में कि अंग्रेज अच्छे हैं, क्योंकि शिक्षित लोग थे, तो शिक्षित लोगों को बहुत जल्द परखना या बहुत जल्दी उनको जो है रीड करना आसान नहीं होता। तो गांधी जो 15 में कह रहे थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, उन्हें 19 तक उनकी परिभाषा बदल गए थे, उनकी सोच बदल गया था। और यही कारण है कि जालियांवाला बाग के बाद आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का एक शुरुआत होता है। अब यहाँ पे शब्द है कि असहयोग ही नाम क्यों, इसका नाम असहयोग ही क्यों? तो इसके पीछे कारण था कि हम सहयोग नहीं करेंगे। और इसकी चर्चा हम लोगों ने जब चर्चा किया तो इसमें मार्क्सवादी इतिहासकार ये कहते हैं कि जो लगभग 200 वर्ष पुरानी संस्था या पुराना रूल जो पहले ब्रिटिशर्स के यहाँ फेल्योर हो चुका है, उस आंदोलन को भारत में सौंपने की या थोपने की बात की जा रही है, जो गलत है। और यही कारण है कि हम अपनी संस्कार को नहीं भूले हैं, अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं और हम लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे। और यही कारण था कि इसको हम असहयोग की भावना से देखें या इसको असहयोग का रूप दिए। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। असहयोग आंदोलन एक प्रथम आंदोलन है जो मास लेवल पे लोगों का एक साथ जुड़ने की बात की जाती है, या कह सकते हैं कि जो लोग मास लेवल पे एक बार जुड़ते हैं उससे अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। यहाँ की अगर हम विकास की गति को देखें
और यहाँ की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो असहयोग है वो अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग शब्द है। जिसको अलग अलग डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं, और इसी के साथ हम खिलाफत आंदोलन को भी देख लेते हैं, खिलाफत की भी समस्या को जान लेते हैं। और यही कारण है कि ये दोनों पॉलिसी को अगर हम देख रहे हैं तो लगता है कि असहयोग अपने आप में एक बड़ा सा चैलेंजिंग दौर था, और इसका जो है असहयोग के साथ जोड़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और भारत के लोगों को ये लगने लगता है कि शायद यही हमारी आज़ादी का अंतिम आंदोलन हुआ, ऐसा महसूस होने लगा, क्योंकि अंग्रेज लगातार मीटिंग करना शुरू कर दिए थे। और आप जान लीजिए कि जो अगस्त में शुरुआत हुई इसकी 1920 में, तो शुरुआती दौर में ही 5 लाख के आसपास लोग जुड़ गए थे, और इनकी संख्या धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी, और अंग्रेज़ों को लगने लगा कि शायद अब भारत में रहना आसान नहीं होगा। और तब तक एक छोटी सी घटना हो जाती है चौरी चौरा, जहाँ पे 21 पुलिसकर्मी प्लस एक थाना इंचार्ज को कुछ वंदे मातरम कहते हुए जा रहे थे लोग, उसको रोका गया था, और उन लोगों ने उस पुलिस चौकी के अंदर में ही सबको बंद करके और पेट्रोल छिड़कर जला दिया। कुछ लोग धुआं से मर गए, कुछ लोग जल के मर गए। और इस घटना को जो है राजनीतिक रंग दे दिया गया, और ये कहा गया कि इसमें जो लोग आग लगाने में तैयार थे या जो इस विद्रोह में थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नॉन कॉर्पोरेशन के मूवमेंट के मेंबर थे, जो असहयोग आंदोलन के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं। गांधी के पास 2 नारा था, असहयोग और अहिंसा और सत्य, है ना, जो यहाँ पे लाया भी गया था। असहयोग आंदोलन के कुछ जो है कोड वर्ड भी है, जैसे मान लीजिए हम जो है स्वदेशी की बात कर लेते हैं, चरखा की बात कर लेते हैं, अहिंसा की बात कर लेते हैं और सत्य की बात कर लेते हैं। तो एक गांधी की मजबूती से ये सब कोड वर्ड था यहाँ से। तो इस गांधी को लगने लगा कि अगर इस तरह की बातें हैं और वो पता करते हैं, और अंततः ये होता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जगह है, और 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया जाता है, या असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया जाता है। इस बात को लेकर पूरे भारत में विरोध होता है, यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नरोत्तम दास टंडन, विठल भाई पटेल, NC केलकर, सुभाष चंद्र बोस, हर व्यक्ति कहता है कि ये आंदोलन को वापस इस समय लेना गांधी का ये गलत डिसीजन था, और इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे भारत में 2 तरह की व्यवस्था डेवलप हो जाती है, और भारत में INC के अंदर 2 तरह के लोग आ जाते हैं, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स का मतलब है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, और नो चेंजर्स का मतलब है जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रो चेंजर्स कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, और वह एक नए पार्टी गठित करते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1923 में जनवरी के महीने में इलाहाबाद शहर, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो सब लोग उसमें शामिल होते हैं, वो प्रो चेंजर्स लोग हैं, और उनकी विकास बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन 1925 आते आते CR दास की मृत्यु हो जाती है, और CR दास का मृत्यु और मोतीलाल नेहरू काफ़ी व्यस्त व्यक्ति हैं, जिस कारण से स्वराज पार्टी को भंग करना पड़ता है, और उसके और लोग फिर आकर के INC में शामिल हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, तो शायद स्वराज पार्टी एक मजबूत पार्टी हो जाती, क्योंकि 1923 का जो प्रांतीय चुनाव अगस्त में हुआ था, उसका रिजल्ट देखने से लग रहा था कि बहुत तेज़ी से ये पार्टी विकसित हो रही है, लेकिन वो लंबा समय नहीं चल पाती। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन 27 में चली है, 28 में इंडिया पहुंची है। क्या करें, छोड़ दें? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, शर्माना नहीं है, इतिहास पढ़ना है बढ़िया से। तो कल से हम लोग शुरू करते हैं इंडस वैली से। ये सब तो आप समझ ही लेंगे आप लोग, है ना? इंडस वैली से शुरू करते हैं कल। कोई दिक्कत? ये कौन पीछे वाले कौन थे? स्टाफ से जो आए थे अभी? हाँ, जो नहीं, वो नहीं, जो पीछे बैठे थे 2 लोग।
डेमो के लिए आए थे, 10 मिनट में ही चले गए। 10 मिनट में कैसे मूल्यांकन कर लीजिएगा भाई? हाँ चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग 10:30 पे। 10:30 पे सर? अच्छा अच्छा।